हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। सब बढ़िया, पढ़ाई चल रही है मस्त एकदम। पढ़ाई बेटा, मैथमेटिक्स खास तौर पे मौज मस्ती के साथ पढ़ना, एंजॉय करते हुए पढ़ना, कोई टेंशन नहीं लेना। देखो बच्चों, हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अगले वीडियो में आ गए हैं। लेकिन बेटा, इस वीडियो को पढ़ने से पहले पिछले सारे वीडियो पढ़ लीजिए, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। इस वीडियो में हम लोग एनालिटिक फंक्शन के बारे में कुछ और अच्छी अच्छी बातें सीखेंगे। लेकिन प्लीज़ 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 इस वीडियो को पढ़ने से पहले सारे वीडियो पढ़ लीजिए। देखो बच्चों, हम लोग एनालिटिक फंक्शन के बारे में कुछ और अच्छे सवाल करें ताकि ये दिमाग में हमारे बैठे। एनालिटिक फंक्शंस के हम लोग कुछ और अच्छे क्वेश्चंस करते हैं जिससे कि ये कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। देखो, मैंने बताया था कि डिफरेंशिएबल फंक्शन चेक करने के कई तरीके होते हैं। एक तो वो मेथड होता है जिसमें वो लगाते हैं एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल्टा जेड टेंडिंग टू जीरो। ये मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था, बल्कि पिछले से पिछले वीडियो में इसको बताया था। तो देखिए बेटा, पुराने सारे वीडियो देखिए, क्योंकि अगर वो मैं सारा यहाँ पर रिवाइज कराऊंगा ना तो सारा समय उसी में चला जाएगा, नया कुछ पढ़ा ही नहीं पाऊंगा। तो बच्चों, इस वीडियो को देखने से पहले पुराने वीडियो जो मैंने अपलोड किए हैं, जाइए प्लेलिस्ट में जाइए, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की पूरी प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में जा करके पुराने सारे वीडियो पढ़े हुए हैं उसको पढ़िए ध्यान से। फिर मैंने पिछले वीडियो में बताया था काची-रीमन इक्वेशन, उसके बारे में तुमको मैंने बहुत डिटेल से समझाया था कि काची-रीमन इक्वेशन से क्या फ़ायदा होता है, वो कैसे कैसे हमें बताती है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा या नहीं होगा, उसको भी मैंने बता दिया था। अभी मैं उसका प्रूफ भी बताऊंगा, परेशान मत होना। देखो बच्चों, ये टॉपिक एनालिटिक फंक्शन बड़ा होता है थोड़ा सा, इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। देखो, आज हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी के कुछ और सवाल करें। देखो, जैसे मान लो हमें एक फंक्शन दिया जाए एफ जेड बराबर जेड क्यूब प्लस जेड प्लस वन, और हमसे कहा जाए इसका डिफरेंशिएशन करिए। तो देखो, ये हमारा फंक्शन ऐसे करके है। अब इसका अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है तो हम इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर दें, जैसे एक्स क्यूब प्लस एक्स का करते थे। और ये फंक्शन हर जगह डिफरेंशिएबल है, हमें कोई दिक्कत नहीं, z की वैल्यू कुछ भी रखो आपको इसका डिफरेंशिएशन मिल जाएगा, है ना। आप z की वैल्यू कुछ भी रखो, इसका डिफरेंशिएशन मिल जाएगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि देखो, ये पॉलिनोमियल है, मैंने बताया था पिछले वीडियो में। देखो, मैंने बताया था क्योंकि z की पावर पॉजिटिव इंटीजर है या कांस्टेंट है तो पॉलिनोमियल होता है। तो मतलब ये फंक्शन जो है वो एवरीवेयर डिफरेंशिएबल है, मतलब ये फंक्शन हर जगह डिफरेंशिएबल है, चाहे z की वैल्यू कुछ भी ले लो। तो अब इसमें तुम्हें किसी भी काची-रीमन इक्वेशन की जरूरत नहीं है, या किसी भी तुम्हें डिफरेंशिएशन के दूसरे मेथड की जरूरत नहीं है। तुम सीधे सीधे डिफरेंशिएट करके कह सकते हो कि हाँ भैया, ये फंक्शन हर जगह डिफरेंशिएबल है, देखो इसका डिफरेंशिएशन निकल आया, कोई दिक्कत ही नहीं, कोई समस्या नहीं। देखो, मान लो मैंने एक और फंक्शन लिया, मान लो मैंने फंक्शन लिया w इक्वल टू जेड प्लस टू अपॉन जेड माइनस थ्री। अब देखो, क्लियर बात है कि z बराबर 3 पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं है, क्योंकि z बराबर 3 पर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो z बराबर 3 पर ये कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि z बराबर 3 इसकी डोमेन में ही नहीं है। तो अब ये फंक्शन z बराबर 3 के अलावा हर जगह डिफरेंशिएबल है। देखो, इसका डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं, वही सब रूल बेटा डिफरेंशिएशन के जो हम छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं। जैसे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का लगाओ तो क्या होगा, डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा 1 और अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, बस। तो ये फंक्शन z बराबर 3 के अलावा हर जगह डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो डिफरेंशिएबल एक्सेप्ट z इक्वल टू 3, z बराबर 3 के अलावा हर जगह डिफरेंशिएबल भी है और हाँ कंटिन्यूअस भी है, और ये फंक्शन भी हर जगह कंटिन्यूअस है। पॉलिनोमियल ऑलवेज कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होते हैं, ये बात समझो ध्यान से, ठीक है। तो ये फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस, हर जगह डिफरेंशिएबल, ये फंक्शन z बराबर 3 के अलावा हर जगह कंटिन्यूअस और हर जगह डिफरेंशिएबल, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, बात समझे ना। तो अब हमें देखो, यहाँ पर किसी मेथड की जरूरत नहीं है, हमने सीधे सीधे डिफरेंशिएट करके मालूम कर लिया कि भाई देखो ये फंक्शन हर जगह डिफरेंशिएबल है, बात समझे। अब देखो, इसी सवाल को हम काची-रीमन इक्वेशन से भी कर सकते हैं, वहां से भी काची-रीमन इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। और काची-रीमन इक्वेशन जो है उसके जो पार्शियल डेरिवेटिव होते हैं वो
कंटिन्यूअस भी होंगे क्योंकि तभी फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। उससे भी कर सकते हैं, डेफिनेशन से भी इसको कर सकते हैं चाहे तो, कि भाई डेफिनेशन लगाएं, देखो करते हैं इसको। वैसे तो ज़रूरत नहीं किसी मेथड से करने की, लेकिन कई बार ये को सवाल आता है कि इसको प्रूव करिए कि ये डिफरेंशिएबल है, तो देखो हम किसी और मेथड से भी इसको कर सकते हैं। देखो जैसे हम मान लो इसको फंक्शन को डिफरेंशिएबल करना चाहते हैं। हाँ वैसे तो हमको मालूम है ये डिफरेंशिएबल है, हम देखो अपने वही फर्स्ट प्रिंसिपल वाले मेथड से, है ना, उससे भी इसको देखो हम करेंगे। देखो कैसे करेंगे समझो। कोई और छोटा सवाल लेते हैं, चलो ये थोड़ा बड़ा सवाल है, ये छोटा सवाल लेंगे थोड़ा। देखो ऐसे लेते हैं मान लो, जिससे थोड़ा सा आसान रहे मेथड समझने में। मान लो मैंने ये सवाल लिया z² + 1। अब ये फंक्शन क्या है, देखो हर जगह डिफरेंशिएबल है 2z, बस। तो ये फंक्शन कैसा है, ये फंक्शन है डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, बस समझे। अब जैसे हमें कहा जाए प्रूव करो कि ये हर जगह डिफरेंशिएबल है, तो हमें मेथड से करना होगा। मेथड मतलब देखो ये वाला f' क्या होता है, ये होता है लिमिट डेल्टा z टेंडिंग टू 0 f(z + डेल्टा z माइनस f(z) अपॉन क्या हो जाएगा डेल्टा z। ये तरीका मैंने बताया था, ये बिल्कुल वही है जो आप फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ते हो, f(x + h माइनस fx/h), h टेंडिंग टू 0, h की जगह डेल्टा z हो गया। और अगर कोई स्पेशल पॉइंट लेते हैं तो z की जगह वो पॉइंट रख देंगे। जैसे मान लो हमसे कहे कि z = 1 पर प्रूव करो कि ये डिफरेंशिएबल है, तो z की जगह 1 रख देंगे। अगर z कुछ नहीं दिया तो हम इन जनरल z ही लेकर चल रहे हैं, अगर z कुछ नहीं दिया है तो हम इन जनरल z को z ही लेकर चल रहे हैं। और अगर कोई स्पेशल पॉइंट दे कि z = 1 पर, 2 पर, 3 पर, 0 पर करो, तो z की वही वैल्यू इसमें रख दी जाती है। ये बातें मैं पहले भी आपको समझा चुका हूँ, अब मैं सारी बातें आपको एक साथ समझा रहा हूँ जिससे कि हमारे सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाए। ठीक है, पुरानी सारी बातें मिला करके मैं आपको एक साथ सब कुछ समझा रहा हूँ। सवालों को करेंगे तो उसके फ्लो में आएंगे और हमारी दिक्कतें दूर होंगी। ठीक है, देखो अब हम इस मेथड को देखो यहाँ लगाते हैं, देखते हैं इस मेथड से हम इस सवाल को कैसे करेंगे। ठीक है, देखो तो f' निकालोगे तो क्या होगा, लिमिट डेल्टा z टेंडिंग टू 0। ये क्या है, ये वैल्यू f(z) की है, ये वैल्यू किसकी है, f(z) की है ना। w का मतलब f(z). अब हमें क्या चाहिए, f(z + डेल्टा z) चाहिए। ठीक है, या देखो एक काम करो, थोड़ा आसानी के लिए डेल्टा z लिखना मुश्किल होता है, इसको h कर लो, h भी लिख सकते हैं। h का मतलब वेरी स्मॉल, मतलब ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका मैग्नीट्यूड बहुत छोटा है, बहुत छोटे मैग्नीट्यूड का कॉम्प्लेक्स नंबर। क्योंकि स्मॉल कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब नहीं होता, हाँ उसका मैग्नीट्यूड कम ज़्यादा हो सकता है, तो इसमें हम इसकी जगह h भी कर सकते हैं आसानी के लिए। इससे डेल्टा डेल्टा बार बार लिखना मुश्किल पड़ता है ना, तो इसको खाली h भी कर सकते हैं, क्योंकि डेल्टा डेल्टा बार बार लिखने में दिक्कत होती है, इसलिए h भी कर सकते हैं, वही जो हम लोग करते थे। तो z + h² + 1। ठीक है, ये वैल्यू आ गई देखो इसकी ना, इसकी देखो वैल्यू आ गई। तो z + h² + 1 है ना, और माइनस fz देखो क्या हो गया, z² + 1 हो गया, और अपॉन क्या है बोलो, h है। अब देखो थोड़ा सिंप्लीफाई करें, लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसका स्क्वायर ओपन करें, z² + h² + 2zh + 1 माइनस z² - 1 अपॉन h। z² कैंसिल हो गया, 1 कैंसिल हो गया, और देखो h को कॉमन लेके कैंसिल कर दो, h + 2z बचेगा केवल, इन दोनों से h कॉमन लो, इससे कैंसिल कर दो। अब h को रखो 0, तो आंसर कितना आ गया, 2z। देखो यही आंसर अपना है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है हर जगह। इस डेफिनेशन से भी हमने शो कर दिया कि भाई देखो ये फंक्शन, अब देखो कोई दिक्कत ही नहीं हुई, इसका आंसर चीजें थे 2z आ गया, ये फंक्शन हर जगह डिफरेंशिएबल है। काची-रीमन इक्वेशन से भी कर सकते हैं। काची-रीमन इक्वेशन मैंने सवाल करके दिखाया था पिछले वीडियो में, देखो इस टाइप का ही। काची-रीमन इक्वेशन में u और v निकालो और वो सेटिस्फाइड होंगी हमेशा, और हाँ उनके पार्शियल डेरिवेटिव भी कंटिन्यूअस आएंगे। इस टाइप का सवाल मैंने पिछले वीडियो में करके दिखाया था काची-रीमन इक्वेशन में, शायद यही था, मुझे याद नहीं है, चेक कर लो। ठीक है, काची-रीमन इक्वेशन से भी देखो कर सकते हैं।
वो भी सेटिस्फाइड होंगी। उसके लिए पहले हमें u और v निकालना होगा। देखो क्या होगा, समझो। देखो हाँ, z को x प्लस आई वाई रख दो, तो क्या हुआ, देखो एक्स स्क्वायर प्लस आई वाई का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू आई वाई प्लस 1। और देखो आयोटा स्क्वायर कितना होगा, -1, तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 और आयोटा इंटू 2xy, है ना। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। तो देखो यहां से u कितना हो गया, u हो गया ये रियल पार्ट, है ना, एक्स स्क्वायर, और v क्या हो गया 2xy, मतलब देखो इमेजिनरी पार्ट, u मतलब ये और v मतलब ये। अब देखो डेल u बाई डेल x निकालो, इसको x के रेस्पेक्ट में करो पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो क्या आएगा 2x आएगा, इसका तो 0, y कांस्टेंट, इसका भी 0। डेल v बाई डेल y निकालो, रिस्पेक्ट टू y करोगे तो 2y क्या होगा, 2x क्या होगा, वो तो कांस्टेंट होगा, और y का कितना हो जाएगा 1, है ना, रिस्पेक्ट टू y करोगे तो 2x कांस्टेंट हो गया। पार्शियल है ना, y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x भी कांस्टेंट है, और x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y कांस्टेंट होगा, ठीक है। अच्छा, और डेल v बाई डेल x निकालो, है ना, डेल u बाई डेल y निकालो, चलो पहले एक ही बात है, कुछ भी करो, डेल u बाई डेल y निकालो, इसको y के रेस्पेक्ट में करो तो x क्या है कांस्टेंट, तो 0 हो गया। फिर क्या हो गया -2y और +1 का भी 0, तो -2y बचा। फिर डेल v बाई डेल x निकालो, इसको भी रिस्पेक्ट टू x करोगे तो क्या होगा, 2y कांस्टेंट हो गया और x का कितना हो गया 1, तो 2y हो गया। अब देखो बराबर आ रहा है कि नहीं, डेल u बाई डेल x बराबर डेल v बाई डेल y आ गया, ठीक है। और देखो मैंने क्या बताया था, डेल u बाई डेल y बराबर माइनस डेल v बाई डेल x आ गया, देखो यही बराबर आ गया, तो कची-रामन इक्वेशन सेटिस्फाइड है। और देखो जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो कंटिन्यूअस भी है, क्योंकि x भी कंटिन्यूअस y भी कंटिन्यूअस, तो इसका मतलब देखो हर जगह ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, क्योंकि x की वैल्यू पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, y की वैल्यू पर डिपेंड ही नहीं कर रहा। देखो ध्यान समझो, x y की वैल्यू पर ये डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो इसका मतलब कची-रामन इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रही हैं, ऑलवेज सेटिस्फाइड हो रही हैं, और ये पार्शियल डेरिवेटिव जो है ये भी कंटिन्यूअस है। इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है, बोलो एनालिटिक है, हर जगह एनालिटिक है, हर जगह ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो एक ही सवाल को हम कई कई तरीकों से कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि जरूरत नहीं है, सिंपल करो, सिंपल डिफरेंशिएशन करो, काम खत्म। लेकिन कई बार कहता है प्रूव करके दिखाइए, तो हमने बताया ऐसे प्रूव करके दिखाएंगे, ठीक है। लिखो जरा बच्चों ध्यान से पहले इसको, दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, आज मुझे भी तुझसे पड़ गया काम, मेरी बिनती सुने तो जानू, मानू तुझे मैं राम, राम नहीं तो सारी दुनिया में तुझको मैं कर दूंगा बदनाम, दुनिया में तेरा है बड़ा नाम। देखो बच्चों, अब मान लो हमें एक सवाल दिया गया है, एफ जेड बराबर जेड बार या ओमेगा बराबर जेड बार, बात बराबर है। अब आप इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट तो कर नहीं सकते क्योंकि जेड बार है, तो अब यहां पर डायरेक्ट डिफरेंशिएशन वाला खेल खत्म हो गया कि तुम डी डब्ल्यू बाई डी जेड निकाल दो कि देखो भैया डिफरेंशिएशन आ गया, तो अब ये डायरेक्ट केस वाला काम खत्म हो गया, बस समझे। देखो अब क्या होगा बच्चों, समझो जरा ध्यान से, यहाँ पर डायरेक्ट केस वाला काम खत्म हो गया, यहाँ पर वो केवल पॉलिनोमियल में ही चलेगा, डायरेक्ट वाला केस केवल पॉलिनोमियल में ही चलेगा, बाकी हर जगह वो नहीं चलेगा। देखो अब करना पड़ेगा, मेथड लगाएं या तो फिर देखो ये वाला मेथड लगाएं, देखें भाई कि फंक्शन कहाँ डिफरेंशिएबल है कहाँ नहीं, चेक करें जरा इसको पहले। अब ऐसे पता नहीं कहाँ डिफरेंशिएबल है कहाँ नहीं, या तो कोई स्पेशल पॉइंट ये दें कि भाई चेक करके दिखाओ इस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, तब तो ठीक है, नहीं दिया तो इन जनरल अपने मन से लेके चलेंगे, इन जनरल जेड पॉइंट लेके चलेंगे।
कोई पॉइंट दे दिया तो ठीक है, मान लो हम इसको इन जनरल करते हैं, मान लो देखो तो क्या हुआ, एफ डैश जेड का फार्मूला क्या है, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ जेड प्लस एच माइनस एफ जेड और अपॉन एच। मान लो इसको हम इन जनरल करके चलते हैं, बस समझे। देखो ये सवाल भी शायद तुमको मैं करा चुका हूँ एक बार पहले, फिर देख लेते हैं चलो एक बार और अच्छे से। अब क्योंकि सारे मेथड हमने पढ़े हैं ना, कॉची रीमन इक्वेशन भी इसी में लगा देंगे, इसलिए अच्छा होगा अच्छे से कर लें एक बार। और देखो एफ ऑफ, मुझे याद नहीं है, शायद मैंने कराया नहीं कराया, देखना पड़ेगा, याद नहीं यार, इतने सारी चीज़ें पढ़ाते हैं ना, भूल जाते हैं। ठीक है, तो देखो खैर एफ ऑफ जेड प्लस एच निकालो तो क्या होगा, जेड प्लस एच का होल बार, तो ये हो गया लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो जेड प्लस एच का होल बार माइनस जेड बार अपॉन एच। अब ये बार को सॉल्व कैसे किया जाए, देखो एक काम करें, क्या z को माने x प्लस आई वाई और h को क्या माने, h वेरी स्मॉल है तो उसे कुछ छोटा नन्ना मुन्ना बच्चा माने, तो छोटा छोटा कैसे माने, मान लो x1 प्लस आई वाई वन मान लिया, ये वेरी स्मॉल है, h वेरी स्मॉल है, ऐसा मैंने मान लिया। ठीक है, अब z प्लस h का बार क्या हुआ है ना, देखो z प्लस h, इसको सम करो, उसका कंजुगेट लो, कंजुगेट का मतलब i का कोफिशिएंट चेंज, तो क्या होगा x प्लस एक्स वन माइनस आई वाई प्लस वाई वन, ये होगा, सम करके उसका कंजुगेट ले लो, और z बार का मतलब इसका कंजुगेट x माइनस आई वाई, कंजुगेट का मतलब बेटा आयोटा का कोफिशिएंट चेंज। तो क्या हुआ देखो, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, इसकी देखो वैल्यू क्या आई, ये आ गई x प्लस एक्स वन और माइनस आई वाई, ठीक है, और माइनस आई वाई वन, और इसकी देखो वैल्यू ये आ गई, तो माइनस एक्स प्लस आई वाई और अपॉन कितना हो गया, h हो गया, इसकी वैल्यू देखो ये पुट कर दी और इसकी देखो वैल्यू हमने ये पुट कर दी। अच्छा अब देखो x से s कैंसिल हुआ, आई वाई से आई वाई कैंसिल हुआ, क्या बचा देखो, ये बच गया है लिमिट h टेंडिंग टू जीरो x1 माइनस आई वाई वन और अपॉन देखो समझो h का मतलब ये x1 प्लस आई वाई वन। अब इसकी लिमिट हमको निकालनी है। अब देखो इसमें तरीका क्या होता है, अब h जीरो की तरफ जा रहा है, h का मतलब वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, देखो जैसे कि मान लो ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब देखो ये प्रोसेस जो मैं करने जा रहा हूँ, ये मैंने पहले भी आपको बताया था, फिर बता रहा हूँ, पहले मैंने आपको रियल और इमेजिनरी के लिए केवल बताया था, मैं आपको इन जनरल बता रहा हूँ कि जैसे h अगर जीरो की तरफ जाएगा तो h जीरो की तरफ बहुत सी डायरेक्शन से जा सकता है, जैसे कि मान लो वो रियल पार्ट से, रियल एक्सिस से भी जा सकता है, इमेजिनरी एक्सिस से भी जा सकता है, किसी और डायरेक्शन से भी जा सकता है, h जीरो की तरफ जाएगा, h क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जैसे मान लो क्या करते हैं, जो तुमको मैंने पहले बताया था कि सबसे पहले दो साइड लेते हैं, एक बार हम लेते हैं रियल साइड से, एक बार लेते हैं इमेजिनरी साइड से। अगर इन दोनों पर बराबर नहीं आया तो इसका मतलब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, बस समझे, अगर इन दोनों पर ये बराबर नहीं आया तो इसका मतलब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, और अगर इन दोनों पर बराबर आ गया तो मतलब जरूरी नहीं कि फिर भी डिफरेंशिएबल हो, इससे भी देखना पड़ेगा, क्या पता इससे बराबर ना है, क्योंकि हर साइड से हम जीरो की तरफ जाएं तो हर साइड से जीरो की तरफ जाने पर ये लिमिट सेम आनी चाहिए, मतलब ये लिमिट सेम आनी चाहिए फ्रॉम एनी साइड टेंडिंग टू जीरो। इस बात को समझो, रियल में जब हम रियल फंक्शन पढ़ते थे तो वहां पर केवल x का राइट और लेफ्ट लेते थे, क्योंकि x था, x केवल x एक्सिस पर चलता है, तो वहां पर केवल x था रियल में, और x केवल x एक्सिस पर चलता है, तो वो राइट से चलेगा या लेफ्ट से चलेगा, तो वहां पर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट लेते थे। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर है, प्लेन है, और कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो की तरफ जा रहा है, तो वो कहीं से भी जा सकता है क्योंकि वो प्लेन में घूम रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर प्लेन में घूम रहा है। तो हर साइड से हमें चेक करना पड़ेगा कि किसी भी साइड से h जीरो की तरफ जाए, इस लिमिट की वैल्यू सेम होनी चाहिए, सेम फ्रॉम एनी साइड टेंडिंग टू जीरो।
है ना, किसी भी साइड से 0 की तरफ जाए तो इसकी वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो उसमें करते क्या है, अब बहुत सी डायरेक्शन है, इनफाइनाइट डायरेक्शन है, कहीं से भी जा सकता है। तो मेन क्या करते हैं, एक बार रियल को लेते हैं, एक बार इमेजनरी को लेते हैं। अब मान लो रियल और इमेजनरी से अलग अलग आंसर आया तो मतलब सवाल खत्म हो गया, इसका मतलब फिर वो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। अगर रियल और इमेजनरी से अलग अलग आ गया तो नॉन डिफरेंशिएबल है। हाँ, अगर रियल और इमेजनरी से सेम आ गया तो हमारी चिंताएं बढ़ जाएंगी, फिर क्या पता इधर से फिर अलग आ जाए, तो सबको करके देखना पड़ेगा। अगर रियल और इमेजनरी से सेम आ गया तो समस्या बढ़ जाएगी, अब पता नहीं यार इधर से या इधर से कहाँ से अलग आ जाए, कुछ कह नहीं सकते। तो उसमें फिर तीसरी डायरेक्शन भी लेनी पड़ती, जिसको कहते हैं अलोंग रेडियस वेक्टर। ये हो गया अलोंग रियल एक्सिस, ये हो गया अलोंग इमेजनरी एक्सिस, और ये हो गया अलोंग रेडियस वेक्टर। तो हर तरफ से हमें जाकर देखना पड़ता है ओरिजिन की तरफ कि लिमिट की वैल्यू सेम आनी चाहिए, समझे। अब देखो करते हैं, देखो मान लो पहले हम अलोंग रियल एक्सिस चलते हैं, अलोंग रियल एक्सिस। अलोंग रियल एक्सिस चलने का मतलब देखो ये हुआ कि अब अगर हम रियल एक्सिस पर हैं तो y1 0 होगा, क्योंकि h में y1 क्या रख देंगे 0। अब एक्चुअली क्या है, देखो h टेंडिंग टू 0 है, h की वैल्यू देखो ये है x1 प्लस i y1 टेंडिंग टू 0, तो y1 तो 0 है क्योंकि x एक्सिस पर चल रहे हैं, तो y1 को 0 कर दिया, तो x1 टेंडिंग टू 0। तो देखो ये हमारी पूरी लिमिट आ गई, क्या लिमिट x1 टेंडिंग टू 0, और x1 तो x1 ही रहेगा, y1 को 0 पुट कर दो, और नीचे भी देखो y1 को 0 पुट कर दो, तो देखो ये अंदर आ गया है 1 और आंसर भी क्या आ गया 1। देखो तो अलोंग x एक्सिस चलने पर इस लिमिट का आंसर 1 आ गया। अब देखते हैं अलोंग इमेजनरी एक्सिस चले तो क्या होगा, लिखो जरा बच्चों ध्यान से इसको पहले। गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलती ही जा रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही। देखो आगे बढ़े, आगे बढ़े बच्चों। देखो अब मान लो अगली बार हम इस लिमिट की वैल्यू निकालते हैं अलोंग इमेजनरी एक्सिस। मान लो इसी की वैल्यू हम निकालते हैं अलोंग इमेजनरी एक्सिस। तो अगर हम 0 की तरफ इमेजनरी एक्सिस से आएंगे, इसका मतलब y1 को 0 सॉरी x1 को 0 लेना पड़ेगा, क्योंकि रियल एक्सिस पर y1 0 होगा आयोटा वाला पार्ट, और इमेजनरी एक्सिस पर x1 0 होगा। तो इसका मतलब हम x1 को 0 ले लें, तो देखो क्या होगा ये लिमिट। अच्छा अब देखो h टेंडिंग टू 0 है, और h की वैल्यू क्या है बोलो, x1 प्लस i y1 टेंडिंग टू 0, और x1 भी 0 है, तो i y1 टेंडिंग टू 0, तो y1 क्या हो जाएगा टेंडिंग टू 0। तो देखो ये लिमिट बनेगा, लिमिट y1 टेंडिंग टू 0, x1 0 है, i y1 अपॉन x1 0 है, और i y1 देखो ये सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, और यहां से क्या बचेगा -1, तो आंसर कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा, समझो। तो अब देखो दोनों एक्सिस से चलने पर इसका आंसर अलग अलग आ गया, तो इसका मतलब देखो ये हुआ कि आगे जरूरत ही नहीं चेक करने की है, इन्हीं दोनों से अलग आ गया तो फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल। और हाँ, किस पॉइंट पर नॉट डिफरेंशिएबल, हर जगह नॉट डिफरेंशिएबल, क्योंकि z की तो वैल्यू रखनी ही नहीं पड़ी ना। देखो इस लिमिट में देखो z का टर्म तो आ ही नहीं रहा, z क्या था x प्लस आई वाई, तो देखो x प्लस आई वाई तो अपने आप ही कैंसिल हो गया ना, जब हमने इसमें से उसको माइनस किया था तो x प्लस आई वाई अपने आप ही कैंसिल हो गया था। तो ये फंक्शन जो है वो हर जगह नॉन डिफरेंशिएबल है ना। मतलब पिछली सवाल में हमें याद आ गया, शायद मैंने ओरिजिन पर इसको चेक करके दिखाया था।
क्योंकि हम लोगों ने नया नया ये वाला मेथड सीखा था, तो मैंने इसको ओरिजिन पर चेक करके दिखाया था, और करने का तरीका यही था, बस h की जगह मैंने डेल्टा z ले लिया था। अब डेल्टा z को लिखना बार बार थोड़ा टफ होता है, अब उस समय इतना हम हैबिचुअल नहीं थे ना इस मेथड के, अब हम पढ़ पढ़ के थोड़ा हैबिचुअल हो गए, तो हम इस मेथड को सीख सकते हैं। बस समझे? तो बच्चों समझो ध्यान से, इसका मतलब दोनों एक्सिस के लॉन्ग जाने पर इसकी वैल्यू अलग अलग आ रही है। अब आगे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है किसी भी एक्सिस के लॉन्ग। हाँ, इन दोनों के लॉन्ग सेम आती तो फिर अलॉन्ग रेडियस वेक्टर चेक करते हैं। अलॉन्ग रेडियस वेक्टर कैसे चेक करते हैं? y को कुछ mx मान लेते हैं, बताएंगे भैया आपको, बताएंगे, परेशान मत हो, जो भी समझाएंगे। इसको लिखो जरा बच्चों ध्यान से, पहले आगे तूफान पीछे बरसात। अब देखो जरा समझो, यहां पर चेक करें काची-रीमन इक्वेशन क्या कहती है। देखो चेक करते हैं, इसमें हम जरा चेक करें कि भाई काची-रीमन इक्वेशन, कैची-रीमन इक्वेशन क्या कहती है। काची-रीमन इक्वेशन कोई कुछ पढ़ता, कोई कैची कहता, कोई काची कहता, कोई काचड़ी कहता, जो मर्जी आए कहो यार, बस इक्वेशन याद रखो। तो W क्या है बच्चों? Z बार है। Z बार का मतलब x माइनस आई वाई है ना, Z बार का मतलब x माइनस आई वाई। तो W होता क्या है? U प्लस आई वी बराबर x माइनस आई वाई। तो क्या हुआ? U बराबर x, रियल से रियल इक्वेट किया, और V बराबर क्या हुआ? माइनस वाई। निकालो, डेल U बाई डेल x निकालोगे तो 1 आएगा, डेल U बाई डेल y निकालोगे तो 0 आएगा। बोलो, डेल V बाई डेल x निकालोगे तो 0 आएगा, और डेल V बाई डेल y निकालोगे तो -1 आएगा। अब देखो क्या बराबर हुई? डेल U बाई डेल x बराबर डेल V बाई डेल y क्या बराबर है? नहीं है। ये तो बराबर है, डेल U बाई डेल y बराबर माइनस डेल V बाई डेल x। देखो ये तो बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है, समझे? तो इसका मतलब ये सेटिस्फाइड नहीं है, तो सेटिस्फाइड है। यानी कि काची-रीमन इक्वेशन एक्स वाई कुछ भी ले लो, किसी भी पॉइंट पर सेटिस्फाई नहीं है, किसी भी पॉइंट पर। इसका मतलब ये फंक्शन क्या है? बोलो, एवरीवेयर नॉन डिफरेंशिएबल है ना, हर जगह नॉन डिफरेंशिएबल। रियल फंक्शन में ऐसा नहीं होता था, रियल फंक्शन हर जगह नॉन डिफरेंशिएबल नहीं होते थे। जैसे वहां पर मॉड एक्स होता था, तो मॉड एक्स बराबर 0 पर कॉर्नर लेता था, इसलिए हमने बताया था। देखो ये मैंने आपको रियल फंक्शन के बारे में भी सारी बातें समझाई थी पिछले वीडियो में, इसलिए बेटा पुराने वीडियो पढ़ना बहुत जरूरी है। इस वीडियो को देखने से पहले आप थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा कोशिश करोगे सब कुछ समझ में आएगा। पुराने वीडियो देखो तो एक बार, कोशिश तो करो समझने की, सब समझ में आएगा, कोई टेंशन मत लो। थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाओ, सब समझ में आएगा। थोड़ा हिम्मत करो, थोड़ी कोशिश करो, सब समझ में आएगा, एक एक बात समझ में आएगी, परेशान नहीं होना बिल्कुल, ठीक है? लिखो ध्यान से। तो काची-रीमन इक्वेशन किसी भी पॉइंट पर सेटिस्फाई नहीं, क्योंकि एक्स वाई पर डिपेंड ही नहीं कर रहा। इसका मतलब ये फंक्शन हर जगह नॉन डिफरेंशिएबल। यहाँ से भी देखो हो गया, मैंने बताया था कि काची-रीमन इक्वेशन अगर सेटिस्फाई नहीं है तो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा, ये कन्फर्म। लिखो बच्चों ध्यान से पहले इसको। देखो एक और क्वेश्चन है, W बराबर Z बार ले लें, Z बार, ठीक है, W बराबर Z बार ले लिया। ठीक है, देखो सॉरी ये तो भी ले ही था मॉडुलस Z ले लें, W बराबर मॉड Z ले लें, ठीक है, मॉड Z। इसको चेक करें, इन जनरल चेक करें पहले, देखें कहाँ दिक्कत करता है ये, ठीक है, देखें कहाँ दिक्कत करता है। अच्छा काची-रीमन इक्वेशन से करें, देखो Z बराबर क्या होता है? x प्लस आई वाई। तो मॉड Z क्या होता है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस, ठीक है। तो W बराबर क्या है? U प्लस आई वी, और ये क्या हो गया? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया, ठीक है। अच्छा इसमें इमेजरी पार्ट तो है ही नहीं, तो U की वैल्यू ये हो गई, और V कितना हो गया? 0, आयोटा वाला पार्ट नहीं। देखो डेल U बाई डेल एक्स निकालो, इसका भी रिस्पेक्ट टू एक्स निकालो, तो क्या होगा?
इसको रूट एक्स है तो 1/2 रूट एक्स होगा, और जिसे x माना उसे फिर से करो तो 2x हो गया, y का 0, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या हो गया x/√x² + y²। अच्छा, अब डेल u बाई डेल y निकालो, इसको रिस्पेक्ट टू y करो, तो क्या हुआ, पहले रूट x, तो रूट x का कितना होता है 1/2 रूट x, और फिर रिस्पेक्ट टू y करना है तो 0 + 2y, तो क्या हुआ बोलो y/√x² + y² हुआ। ठीक है, अब डेल v बाई डेल x निकालो, तो इसका तो 0 हो गया क्योंकि कांस्टेंट है, डेल v बाई डेल y निकालो, ये भी 0 हो गया। अब चेक करो कि क्या डेल u बाई डेल x और डेल v बाई डेल y बराबर है, तो कोई ये क्या बराबर है, तो x/√x² + y² बराबर 0, और डेल u बाई डेल y बराबर क्या माइनस डेल v बाई डेल x है। देखो चेक करो, तो क्या ये इसके बराबर है, देखो अगर ये इसके बराबर है तो x 0 होगा, और अगर ये इसके बराबर है तो y 0 होगा। बात समझे, बोलो, अगर ये इसके बराबर है तो x को 0 होना चाहिए, और अगर ये इसके बराबर है तो y को 0 होना चाहिए। हमें दोनों चीजें बराबर चाहिए, तो मतलब x भी 0 हो और y भी 0 हो। लेकिन समस्या क्या है, अगर x y दोनों को 0 कर दिया तो ये तो अपॉन में 0 हो जाएगा, बोलो, क्योंकि हम दोनों को बराबर चाहते हैं। तो दोनों बराबर कब होंगे, जब x y दोनों एक साथ 0 हो जाए, और अगर x y दोनों एक साथ 0 हो गए तो यहां डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। बहुत समस्या, ठीक है ना। तो इसका मतलब काची-रामन इक्वेशन जो है बेटा वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है, और काची-रामन इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही हैं, किसी भी पॉइंट पर सेटिस्फाई नहीं हो रही, क्योंकि ओरिजिन पर हो सकती थी, लेकिन अगर हम मान लो x और y दोनों को एक साथ 0 कर दें तो यहां डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, तो ये काची-रामन इक्वेशन जो है वो कंटिन्यूअस नहीं हो पाएंगी, क्योंकि ये पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूअस भी होने चाहिए। अगर हम इन दोनों को एक साथ 0 कर दें तो ये भी 0/0, ये भी 0/0, डिनोमिनेटर में 0 आ गया, तो ये दोनों कंटिन्यूअस नहीं हो पाएंगे। ये तो कंटिन्यूअस है क्योंकि 0 है, लेकिन ये कंटिन्यूअस नहीं हो पाएंगे। इसका मतलब कि ये काची-रामन इक्वेशन किसी भी पॉइंट पर सेटिस्फाई नहीं हो सकती। इसका मतलब ये फंक्शन हर जगह नॉन डिफरेंशिएबल है। क्या है बोलो, एवरीवेयर नॉन डिफरेंशिएबल, एवरीवेयर नॉन डिफरेंशिएबल है ये फंक्शन, हर जगह नॉन डिफरेंशिएबल, क्योंकि काची-रामन इक्वेशन, अब देखो x के अलावा कुछ लोगे तो ये वैसे भी बराबर नहीं होगा, 0 के अलावा यहाँ कुछ लोगे तो ये वैसे ही बराबर नहीं होगा। एक ही पॉसिबिलिटी थी कि x 0 y 0 पर दोनों इक्वल हो सकते हैं, लेकिन अगर हम दोनों को एक साथ 0 कर देंगे तो ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएंगे, और काची-रामन इक्वेशन जो पार्शियल डेरिवेटिव आ रहे हैं वो कंटिन्यूअस नहीं हो पाएंगे। तो मैंने बताया था काची-रामन इक्वेशन में पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूअस होने चाहिए, तो इसलिए इस पॉइंट पर ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो गया। बस समझे, और मतलब इस पॉइंट पर नहीं, हर जगह ये नॉन डिफरेंशिएबल है, क्योंकि इसके अलावा और किसी पॉइंट पर काची-रामन इक्वेशन सेटिस्फाई होगी ही नहीं, क्योंकि एक ही पॉसिबिलिटी थी 0 0 पर सेटिस्फाई होने की, वो भी खत्म हो गई। बस समझे, तो इस तरीके से हमने कर दिया, देखो इसको। अच्छा, और समझो, इस फंक्शन को डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर नहीं सकते, क्योंकि ये कोई z थोड़ी है, मॉड z है। अब मॉड z का डिफरेंशिएशन तो हमें नहीं करना आता, हाँ z का करना आता है। z का z के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, लेकिन ये तो मॉड z है, और मॉड z का डिफरेंशिएशन थोड़ी हमें करना आता है। बस समझे ना, लिखो जरा ध्यान से इसको पहले। अच्छा, अब देखो, मतलब ये डायरेक्ट dw/dz से नहीं होगा, dw/dz से डायरेक्ट पॉलिनोमियल होते हैं बस, और कोई नहीं होगा। बस समझे, लिखो ध्यान से। अब देखो, इसी क्वेश्चन को हम उसी डेफिनेशन से करें, fz वाली डेफिनेशन से करें, देखिए उससे क्या मामला चलता है यहाँ पर, देखिए उससे क्या मामला यहाँ बनता है। देखो fz कितना है, मॉड z है,
ये क्या कहता है डेफिनेशन, एफ डैश जेड, एच ले लेते हैं, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, एफ ऑफ जेड प्लस एच माइनस एफ जेड अपॉन एच। समझे? तो ये हुआ। अच्छा अब देखो वैल्यू पुट करो सबकी, एफ ऑफ जेड प्लस एच तो हो जाएगा मॉड ऑफ जेड प्लस एच माइनस मॉड जेड अपॉन एच। अब ये वैल्यू कैसे निकाली जाए, बहुत समस्या करते हैं। देखो z को मानो x प्लस आई वाई और h को मान लो x1 प्लस आई वाई वन, ऐसा मान लें। देखो मॉड z कितना होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा ना, और z प्लस h करो तो क्या हुआ, x प्लस x1 प्लस आई कॉमन और y प्लस वाई वन। ठीक है, इसका मॉड निकालो तो क्या होगा, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। देखो इसका मॉडुलस अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। ठीक है, बोलो भाई मॉड ऑफ जेड अंडर रूट रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी। देखो ये वैल्यू यहां रखो, इसकी देखो वैल्यू रखो, तो अंडर रूट एक्स प्लस एक्स वन का स्क्वायर प्लस y प्लस वाई वन का स्क्वायर माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन h कितना है, x1 प्लस आई वाई वन। अब देखो फिर मैंने बताया यहां लिमिट आया। अब इसके बाद देखना पड़ेगा कि किसी भी डायरेक्शन से हम जीरो की तरफ चलें तो ये वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो पहले तो रियल और इमेजिनरी ही चेक करते हैं। देखो करते हैं, चेक करो। देखो मान लो हम along रियल एक्सिस इसको लेते हैं। along रियल एक्सिस का मतलब y1 हो जाएगा 0 क्योंकि h का इमेजिनरी पार्ट 0 होगा, h का y1 0, x नहीं, x y तो अपनी जगह ही रहेंगे, x तो y तो z के पार्ट है, उनसे मतलब नहीं है ना। along रियल एक्सिस चलेंगे तो y1 h का इमेजिनरी पार्ट 0 होगा। ठीक है, तो y1 को 0 पुट करो। अच्छा फिर मैंने बताया y1 0 होगा तो x1, देखो मैंने बताया बार बार, ये देखो x टेंडिंग टू 0, h क्या है बोलो, x1 प्लस आई वाई वन टेंडिंग टू 0, y1 को 0 पुट करो तो x1 टेंडिंग टू 0 हो गया। तो ये क्वेश्चन चेंज हो गया, लिमिट x1 टेंडिंग टू 0। ठीक है, और अंडर रूट देखो x प्लस x1 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, y1 को 0 पुट करो और माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और अपॉन y1 को 0 पुट करो तो क्या आएगा, x1 आएगा। बस समझे? ये देखो यहां से हमको मिला, बोलो है ना। बताओ भाई कोई दिक्कत किसी को, कोई समस्या नहीं। देखो भाई अब ये लिमिट डिपेंड कर गई x और y पर। देखो इसमें x y आ गया। अब ये लिमिट किस पर डिपेंड कर गई बोलो, x और y पर। यानी अब हमें पॉइंट मालूम होना चाहिए। अब पॉइंट अगर नहीं मालूम है तो इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक नहीं कर सकते। मान लो हमने पॉइंट 2,3 ले लिया, मान लो मैंने कहा x 2 है और y 3 है, मान लो है ना। अब ये देखो लिमिट डिपेंड किस पे कर गई, एक्स वाई पर। अब एक्स वाई मालूम होना चाहिए। तो हमने कहा मान लो चलो हम एक्स वाई को कुछ लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। मान लो मैंने कहा इसमें, इसके बाद देखो यहां पर आ गए हम, सब कुछ मिटा नहीं सकते बेटा, ये मिटा सकते हैं, ऊपर का पार्ट मिटाते हैं। देखो हाँ ये मिटा देते हैं, मॉड जेड इसका ये हो गया। देख लिया सब कुछ ठीक किया है कि नहीं, कोई कहीं कैलकुलेशन तो गड़बड़ नहीं हो गई बेटा, वरना बाद में खामियाजा भुगतना पड़ेगा, खामियाजा। ठीक है, बाद में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा अगर कैलकुलेशन में गड़बड़ की तो। ठीक है, y1 को 0 कर दिया। ठीक है, चलो देखो इसको मिटा देते हैं यहां पर। देखो
मान लो मैंने क्या किया, मान लो मैंने कहा कि मैंने पॉइंट ये दे दिया एट z इक्वल टू 2+3 आयोटा पर हमें मान लो डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी थी, क्योंकि देखो ये पॉइंट पर डिपेंड कर गया, एक्स वाई पर डिपेंड कर गया। अब पॉइंट बिना मालूम है सवाल आगे नहीं बढ़ेगा। तो मान लो ये पॉइंट दिया था, इसका मतलब क्या हुआ, x बराबर 2 हुआ और y बराबर 3 हुआ। तो x2 y3 यहाँ रखो, देखते हैं क्या होता है। x2 y3 रखो तो क्या हुआ, अंडर रूट 2 प्लस x1 का स्क्वायर प्लस 9 और माइनस अंडर रूट 2 4 और 9 13 अपॉन x1, ये हुआ। ठीक है, 4 और 9 कितना हो गया, 13। ठीक है, अब इसकी देखो लिमिट निकालनी है। देखो क्या हुआ, अगर हम x1 को 0 रखें तो देखो क्या हो रहा है, x1 को 0 रखो तो ये क्या हो जाएगा 0, तो √13 देखो 0/0 फॉर्म बनेगी। x1 को 0 करने से यहां पर 0/0 फॉर्म बनेगी। बात समझे? तो अब इस लिमिट को निकालना पड़ेगा, इस लिमिट को निकालना पड़ेगा। बात समझे? तो कैसे निकाला जाए? अब इसका तरीका देखो ये होता, कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। इसमें पढ़ा है मेथड, नहीं पढ़ा? इसी के कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। देखो इसमें इसी के यहां पर प्लस लेकर के मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो ऊपर क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा। मैं देखो एक स्टेप छोड़ रहा हूं, समझ जाना बच्चों, ये हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, x1 और देखो ये अंडर रूट 2 प्लस x1 का स्क्वायर प्लस 9 प्लस अंडर रूट 13। देखो ये हो गया। इसी टर्म से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, जब इससे ऊपर मल्टीप्लाई किया ना इस टर्म से, तो ये a माइनस बी और a प्लस बी, तो a स्क्वायर रूट हट गया और b स्क्वायर बीच में माइनस आएगा। यहाँ पर देखो ये ऐसे, समझ गए ना? इस टर्म से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, या देखो लॉपिटल रूल भी लगा सकते हैं, लॉपिटल से भी हो जाएगा, क्योंकि 0/0 फॉर्म बन रही है तो डिफरेंशिएशन कर सकते हैं ऊपर नीचे, लॉपिटल रूल होता है। अच्छा, अब देखो अगर हम x1 को 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, देखो पहले तो क्या करें, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करें। ये हो जाएगा, देखो x1 टेंडिंग टू 0, इसका स्क्वायर खोलोगे तो 4 प्लस x1 स्क्वायर प्लस 4x1 प्लस 9 माइनस 13 अपॉन दे होगा सारा का सारा अंडर रूट 2 प्लस x1 का स्क्वायर प्लस 9 प्लस का रूट 13। देखो ये 13 13 कट जाएगा, x1 कॉमन लेके कट जाएगा, तो x1 कॉमन लेके कट जाएगा बच्चों, तो क्या बचेगा x1 प्लस 4 और अपॉन देखो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 प्लस x1 का स्क्वायर प्लस 9 प्लस अंडर रूट 13। x1 की वैल्यू 0 पुट कर दो तो क्या बचेगा बोलो, ऊपर बचेगा 4 और अपॉन x1, समझ गए ना? इन दोनों में से x1 कॉमन लेके कट जाएगा तो x1 प्लस 4 बच जाएगा। 4 अपॉन x1 को रखोगे 0 तो 9 4 13 और 13, तो 2 अंडर रूट 13 बचेगा। तो ये वैल्यू आई 2,3 पॉइंट पर अगर हम रियल एक्सिस के लॉन्ग चलें तो। अब मान लो ये पॉइंट दिया था, इस पर हमें डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी थी, बताया मैंने आपको, ये वैल्यू आ गई। अब सेम प्रोसेस इमेजिनरी के लॉन्ग भी लगाना होगा इसी पॉइंट पर। देखते हैं बराबर आता है कि नहीं, देखते हैं बराबर आता है कि नहीं आता। देखो इसको मिटा देते हैं। देखो अब सेम प्रोसेस इसी पॉइंट पर लगाते हैं अलोंग इमेजिनरी एक्सिस। तो अगर हम अलोंग इमेजिनरी एक्सिस चल रहे हैं तो x1 टेंडिंग टू 0 हो जाएगा और ये सब कुछ क्या हो जाएगा, मैंने बताया था देखो, लिमिट y1 टेंडिंग टू 0 और xy को ये पॉइंट डायरेक्ट यहीं पर रख दो, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा बोलो, x को रखोगे 2 तो 2 प्लस x1 कितना है 0, तो 4 प्लस y तो y कितना है 3 प्लस y1 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस अंडर रूट x की वैल्यू 2 रख दो तो क्या हो जाएगा, x1 को रख दो 0, नहीं ये तो खैर xy है, तो 2 और 3 तो कितना हो जाएगा 13
अपॉन x1 को रखोगे 0 तो i/1 ये आया। फिर वही प्रोसेस करो, क्या ऊपर नीचे करो इसको कंजुगेट से मल्टीप्लाई, तो ऊपर क्या होगा देखो, अभी भी y1 को रखोगे 0 तो √4 + 9 तो √13 - √13 देखो 0 और y0 फॉर्म बन जाएगी। तो 0/0 फॉर्म है, इसलिए हम लिमिट में आगे बढ़ रहे हैं। इसी के कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दो तो ऊपर तो देखो ये रूट हट जाएगा, -13 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा i/1 और √4 + 3 + y1 का स्क्वायर प्लस √13 हो गया। देखो अब क्या हुआ, लिमिट y1 टेंडिंग टू 0, ये स्क्वायर को लोगे 13 कट जाएगा तो y1 का स्क्वायर प्लस 6y1 और अपॉन i/1 और √4 + 3 + y1 का स्क्वायर प्लस √13, y1 कॉमन लेके काट दिया और y1 को 0 पुट कर दिया तो क्या बचेगा 6 अपॉन आयोटा और क्या हो जाएगा 13 और 13 तो 2 √13। देखो इसमें आयोटा आ गया तो मतलब वैल्यू अलग अलग आ गई, इसकी वैल्यू ही देखो इमेजिनरी आ गई, इसका मतलब यहाँ पर आयोटा आ रहा है और उसमें आयोटा नहीं था। उसकी वैल्यू क्या थी पता नहीं मुझे क्या थी, इसकी वैल्यू देख लेना, जो भी थी जो भी वैल्यू थी उसकी, उसमें आयोटा नहीं था, इसमें आयोटा है। तो इसका मतलब इस पॉइंट पर दोनों लिमिट अलग अलग आ रही हैं, अलोंग रियल एक्सिस चले तो अलग आ रही है, अलोंग इमेजिनरी एक्सिस अलग आ रही है। इसका मतलब इस पॉइंट पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। बस समझे? अच्छा आगे बढ़े, देखो आगे बढ़े समझो। देखो अब मान लो अगर हम 0 पर चेक करें, मान लो हम 0 पर एट z बराबर 0 + 0 आयोटा हम इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करें, मान लो यही सवाल होता कि 0 पर इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करिए। बस समझे? तो अब इसका मतलब x0 y0 हो गया, x0 y0 हो गया। देखो x0 y0 इसमें रख दो तो क्या बचेगा √x1² प्लस y1² और ये 0 हो गया और नीचे क्या हो गया x1 प्लस आयोटा y1, क्योंकि ये तो 0 हो गया x0 y0, यहां भी x0 y0। अब देखो फिर वही करो, क्या अलोंग रियल एक्सिस चलो, पहले अलोंग रियल एक्सिस है ना भाई, x y की वैल्यू पहले ही पुट कर दी, क्या फर्क पड़ता है, बाद में करनी थी तो पहले कर दी, ठीक है ना। अलोंग रियल एक्सिस में क्या होगा y1 0 तो लिमिट क्या बचेगी देखो x1 टेंडिंग टू 0, y1 को 0 रखो तो √x1² अपॉन x1। तो अब देखो ये हो जाएगा x1 टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा मॉड x1 अपॉन x1। अब ये देखो फिर लिमिट समस्या करेगी क्योंकि मॉड आ गया। अब एक बार x1 पॉजिटिव होगा, एक बार x1 नेगेटिव होगा। फिर चलो आगे बढ़े, अलोंग इमेजिनरी एक्सिस देखें, अलोंग इमेजिनरी एक्सिस देखें तो x1 क्या होगा 0, तो ये देखो लिमिट क्या बनेगी, ये बनेगा लिमिट y1 टेंडिंग टू 0, x1 0 है तो y1² अपॉन i/1। अब देखो इसमें आयोटा रहेगा, ये हो जाएगा y1 मॉड y1 अपॉन आयोटा y1। देखो फिर वही दिक्कत आ गई, ये इमेजिनरी बन गया और ये रियल है तो दोनों आंसर कभी बराबर हो ही नहीं सकते, यानी कि फिर से फंक्शन क्या हो गया नॉन डिफरेंशिएबल। तो मतलब दो अलग अलग पॉइंट लिए, दोनों पर नॉन डिफरेंशिएबल, तो इसका मतलब क्या ये हर जगह नॉन डिफरेंशिएबल है। अब पता नहीं सकते यार, क्या पता किसी पॉइंट पर बराबर आ जाए, लग तो नहीं रहा बराबर आएगा, ठीक है। तो ऐसे में ये लोग खुद से पॉइंट देते हैं कि किसी पॉइंट पर चेक करने को बोलते हैं। तो देखो ये नॉन डिफरेंशिएबल है, लिखो जरा ध्यान से इसको बच्चों। तो ये फंक्शन देखो नॉन डिफरेंशिएबल है। अब कहीं पर क्या डिफरेंशिएबल हो सकता है ये मालूम चल जाएगा काची-रीमन इक्वेशन से, जैसे पिछले सवाल में मालूम चल गया था। ऐसे तो बड़ा मुश्किल है कि भाई एक्स वाई किस पॉइंट पर चेक करें कि बराबर, वैसे आएगा नहीं बराबर, क्योंकि अगर आप इमेजिनरी के अलाउंग जाओगे ना तो इसमें आयोटा आ रहा है हमेशा, ये दिक्कत आयोटा कर रहा है।
एक वैल्यू रियल आ रही, एक इमेजनरी आ रही, इसलिए ये दिक्कत कर रहा है, इसलिए ये कभी बराबर नहीं आएगा। तो ये फंक्शन हर जगह नॉन डिफरेंशिएबल होगा, है ना। तो ये फंक्शन जो है ना मॉड z क्या है बोलो, एवरीवेयर नॉन डिफरेंशिएबल, एवरीवेयर नॉन डिफरेंशिएबल ये फंक्शन है। देखो हम एक काम करें, इसको काची-रीमन इक्वेशन से चेक करें। ये फंक्शन वैसे तो हर जगह नॉन डिफरेंशिएबल दिख रहा है, काची-रीमन इक्वेशन से और चीजें क्लियर होंगी। देखो कैसे, ये क्या है बोलो, ये मॉड z कितना होता है मैंने बताया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। ओमेगा की वैल्यू क्या हो गई, u प्लस आई वाई। अच्छा अभी लगा तो चुके हैं इसी में काची-रीमन इक्वेशन, अरे अभी तो किया यार ये इस मेथड से पहले वही तो कर रहे थे, तो उसमें देख लिया था ना, काची-रीमन इक्वेशन लगाया था अभी हमने इस मेथड से ठीक पहले, तो उसमें अभी तो इसी में लगाया था ना ये चीज। तो u बराबर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, और v बराबर क्या आ गया 0। हाँ ठीक है, अभी तो लगाया था काची-रीमन इक्वेशन, तो दिख रहा था ये फंक्शन हर जगह नॉन डिफरेंशिएबल है ना। बताया था x 0 y 0 पर बराबर होगा, लेकिन वो बराबर हो नहीं सकता क्योंकि वो कंटिन्यूअस नहीं आ रहे थे, है ना बच्चों। तो बच्चों हम लोगों ने इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी। अभी टॉपिक चलेगा, अभी और चलेगा टॉपिक, आपके जब तक दिमाग में बैठ नहीं जाए मैं पढ़ाता रहूँगा, पीछा नहीं छोड़ूंगा, ध्यान रखना, दिमाग में बैठाऊंगा, ठीक है बच्चों।